Hello everyone, welcome to Shri Ram's IAS platform where we cover daily current affairs for you with previous year questions. This is your mentor Arzu Kakkar and इस सेशन में हम शुरू करेंगे पहले जो कल आपको होमवर्क दिया था, दैट मीन्स कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको कवर करेंगे, उनको समझेंगे, देखेंगे यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है और कैसे आप आंसर तक आ सकते हो, कितने डेप्थ तक आपको किसी भी आर्टिकल को कवर करना है। इन सब के बाद जो आज हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उनका एक इंडेक्स है, वो पहले आप देख लेना कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं एंड देन स्टे ट्यून टिल द एंड। पहला सवाल जो है अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, इंडिया इज होल्डिंग द प्रेसिडेंसी। तो हम लोग ये सोचते हैं कि G20 में 20 मेंबर्स, 19 मेंबर्स, 1 यूरोपियन यूनियन, कौन याद करेगा। बट इम्पॉर्टेंट है किसी के पास भी कोई भी ट्रिक हो आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि ओके दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर द G20 मेंबर कंट्रीज। कोई निमोनिक हो तो डू शेयर इट, राइट। अभी यहाँ पर 2020 में यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछ लिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्री मेंबर्स ऑफ G20। तो ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो 4 कंट्रीज हैं हर एक ऑप्शन के अंदर। तो वो कौन सा ग्रुप है इसमें जिसके अंदर सारी कंट्रीज जो हैं दे आर द मेंबर ऑफ G20? अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और टर्की। ऑप्शन ए ये ही इसका सही आंसर है। ये जितनी भी कंट्रीज हैं दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ G20। अगर आप देखो तो G20 के अंदर 19 कंट्रीज आती हैं और एक यूरोपियन यूनियन। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये आपको किसी भी तरीके से याद कर लेना चाहिए। आई वुड से एक बार मैप से भी याद कर सकते हो। वर्ड मैप अगर आपके वॉल पे पेस्टेड हो ना तो जो भी ये कंट्रीज है ना उन पे एक हाईलाइटर लगा दो, चला दो। जैसे लेट मी शो यू, इसमें हाईलाइटर है ही ना। ये एक ट्रिक है, मतलब जो याद काम आ जाती है। जैसे ये कंट्रीज हैं, अब वर्ड के मैप में कंट्रीज लिखी हुई होती हैं, आप उन पे ऐसे हाईलाइटर चला दोगे ना तो जब भी कमिंग एंड गोइंग आपका जो वॉल पे मैप पेस्टेड है तो आप देखते रहोगे कुछ कुछ कंट्रीज के नाम जिस पे हाईलाइटर है, तो वैसे वैसे करके ना आपके माइंड में स्टिक हो जाएंगी कंट्रीज। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि ये एक टेक्निक है जो मुझे काम आती थी, तो आप भी कर सकते हो। अदरवाइज जिसको निमोनिक्स लगता है कि यू कैन मेक अ निमोनिक आउट ऑफ इट, वो आप शेयर कर दो कॉमेंट सेक्शन में ताकि बाकी सबकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। विद रेफरेंस टू नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी, 2 स्टेटमेंट्स थी। 2017 का ये क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि रिआइट्रेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड द ट्रिप्स एग्रीमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन नोडल एजेंसी है फॉर रेगुलेटिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। बहुत ही सिंपल, ऐसे कोई घुमा फिरा के यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिंपल सी 2 स्टेटमेंट्स पूछी हैं, डायरेक्ट फैक्ट है। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी का एम क्या है? कंट्री में एक ऐसा इकोसिस्टम दैट इज कंड्यूसिव टू इनोवेशन, क्रिएशन, राइट, इन टर्म्स ऑफ आईपी अवेयरनेस, राइट। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन हैज बीन नॉमिनेटेड एज द नोडल डिपार्टमेंट। तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट 2, एब्सोल्युटली राइट। और ये जो पॉलिसी है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी, इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। दिस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज इंडियाज कमिटमेंट टू द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 भी यहाँ पर करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो आंसर इज सी। रही बात एग्रीमेंट की, ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये एक एग्रीमेंट है एंड इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट है बिटवीन ऑल द मेंबर नेशंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1 जनवरी 1995 से इट केम इनटू इफेक्ट, ठीक है। बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर ना आपको एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है। हर चीज़ें सिर्फ रट्टा से, हम बोले रट्टाफिकेशन चलता है यूपीएससी में, ओनली 20%, 80% होती है आपकी समझदारी। आप किसी भी टॉपिक को किस तरीके से देखते हो, समझते हो, एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग की इतने डेप्थ तक रिक्वायर्ड है, वो यहाँ से पता चलता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये, आई वुड से 2022 में यूपीएससी ने पूछा विद रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। हम बहुत बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की। क्वेश्चन देखो कैसा आया,
कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। मैं पहले आपके लिए स्टेटमेंट्स पढ़ देती हूँ सारी। वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। फिर बोला व्हेन अ वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside. Third statement बोला apprehension of a protected wild animal becoming a danger to the human life is sufficient ground for its capture or killing. तो ये 3 स्टेटमेंट्स रखी। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की समझदारी के ऊपर, मतलब हमारी समझदारी के ऊपर। पहली स्टेटमेंट कहती है, क्या कहती है कि वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एवरी वाइल्ड एनिमल शैल बी द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एंड when such animal is hunted in a sanctuary or a national park that is declared by central government, then it shall be the property of central government. बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है when a wild animal is declared protected, तो such animal is entitled for equal protection, चाहे वो मिले आपको outside the area, protected area, or it is found in the protected area। बिल्कुल सही है। तो अगर आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर देखोगे, सो इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द एनिमल्स कि इट इज फाउंड आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया और इन द प्रोटेक्टेड एरिया। इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी फॉर द वाइल्ड एनिमल्स इररिस्पेक्टिव वेयर एवर दे आर फाउंड। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। थर्ड स्टेटमेंट कहती है एप्रीहेंशन ऑफ अ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग अ डेंजर टू द ह्यूमन लाइफ इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर कैप्चर और किलिंग। मियर एप्रीहेंशन या फिर फियर कि that wild animal could endanger the human life, it is not the ground for killing of that animal, for capturing that animal। गलत स्टेटमेंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग only if the wild animal becomes danger to human life or is deceased or disabled that is beyond recovery, it can be allowed to capture or killed by the competent authority, right? And this provision is applicable to the wild animals of Schedule 1 इन द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसीलिए अगर मैं बोलूँ सिर्फ एप्रीहेंशन, तो ये स्टेटमेंट यहाँ इनकरेक्ट हो सकती है। दोनों स्टेटमेंट्स बाकी बिल्कुल करेक्ट है। आंसर विल बी ए। अब चलते हैं आपके अगले सवाल के ऊपर। 3 आपको पेयर्स दिए गए थे, आपको बताना है विच ऑफ द अबव पेयर इज करेक्टली मैच्ड। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मेघालय में, राइट। तो गारो हिल्स बिल्कुल सही है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इन लोकेटेड इन द गारो हिल्स इन मेघालय, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। लोकटक लेक और बैराल रेंज, सो दिस इज नॉट करेक्ट। लोकटक लेक एक लार्ज फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और हमने इस लेक के बारे में पढ़ा भी है। दैट इज फेमस फॉर फुमड़ीज फ्लोटिंग ओवर इट, है ना। सो दिस लेक इज लोकेटेड नियर मोरिंग इन मणिपुर। तो स्टेटमेंट ऑप्शन 2 जो है दैट इज इनकरेक्ट मैच। और नामदफा नेशनल पार्क और डफला हिल्स दोनों ही अरुणाचल प्रदेश के अंदर हैं, लेकिन ये दोनों दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सो थर्ड जो है वो गलत हो गया, थर्ड गलत है, एंड यहाँ पर फर्स्ट बिल्कुल सही है। तो आंसर इज ए। ठीक है, चलिए अब उसके बाद चलते हैं आपके, देखो यहाँ पर अगर आप देखो ना तो थर्ड स्टेटमेंट से समझ लो। लोकटक लेक और बैराल रेंज जो है, अगर मैं बोल दूँ कि स्टेटमेंट थर्ड मेरे लिए इनकरेक्ट है, तो स्टेटमेंट थर्ड एक्चुअली दिस पेयर इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड ऑप्शन नहीं, तो थर्ड पेयर को आप इनकरेक्ट कर दोगे तो बी और सी ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। नन नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन बचा है हमारे लिए, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज इन गारो हिल्स, सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसीलिए आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, आज हम क्या कवर करने वाले हैं, लेट्स हैव अ लुक ओवर इट। वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में जानेंगे, आपके पेपर 2 से भी लिंक करता है, और इसके बारे में इसकी थीम और इसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन लिंक इट विद योर पेपर 1 ऑल्सो, राइट। एंड यहाँ पर विल हैव अ लुक ओवर इट, जीनोम क्या है, जीएस पेपर 3 से बेसिकली आप इसको लिंक कर सकते हो, राइट। एंड पेपर 2 से भी नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों से ही आप इसको लिंक कर सकते हो। नेक्स्ट इन न्यूज इज 5th cycle ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, सो विल हैव अ लुक ओवर इट। एंड नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, तो अच्छे से इसको कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट इज
पेरियार टाइगर रिजर्व, तो ये आप साथ में इनको लिंक कर सकते हो, तो पेरियार टाइगर रिजर्व और जो टाइगर एस्टिमेशन है उसको। और रही बात लास्ट टॉपिक की, दैट इज द रिपोर्ट ऑफ स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, तो वो आप जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, दैट यू विल लिंक इट टू जीएस पेपर 3 जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, राइट। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, साइंटिफिक इनोवेशंस एंड डिस्कवरीज, उससे लिंक हो सकता है। चलो देखते हैं फिर आज का पहला आर्टिकल, दैट इज स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिलीज दिस रिपोर्ट, कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर। अब ये रिपोर्ट जो है इसको जानने से पहले इट इज़ डेवलप्ड बाय, so if I talk about state energy efficiency index report, it is developed by Bureau of Energy Efficiency in association with Alliance for an Energy Efficient Economy। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, मेरे साथ डेली कवर कर रहे हो, तो आपको पता है यहाँ से सवाल यूजली बन जाता है। रही बात इस रिपोर्ट की, सो दिस इंडेक्स हैज़ एन अपडेटेड फ्रेमवर्क ऑफ 50 इंडिकेटर्स दैट आर अलाइंड विद द नेशनल प्रायोरिटीज, और उस बेसिस पे आप स्टेट्स को कैटेगराइज करते हो, इन द सेंस कौन सी कैटेगरी में कौन सी स्टेट आती है। सो जैसे कि अगर मोर देन 60 पॉइंट्स मिलते हैं तो इट कम्स इन फ्रंट रनर कैटेगरी, जिसके अंदर 5 स्टेट्स आती हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान एंड तेलंगाना। अचीवर कैटेगरी कमिंग बेसिकली द स्टेट्स विद 50 to 60 पॉइंट्स गेटिंग 4 स्टेट्स हैं इस बार, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। फिर उसके बाद टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन सी हैं इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट ग्रुप्स, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, असम और चंडीगढ़। जो स्टेट्स दे हैव शोन इम्प्रूवमेंट्स इन द लास्ट इंडेक्स वो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें, सो ये 1 मार्च 2022 को इट वाज सेटअप अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट और येट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूसिंग द एनर्जी इंटेंसिटी, जो कंज्यूमर्स हैं, डेजिग्नेटेड एजेंसीज हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना एंड बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ के भी, ठीक है। सो ये है इसका ऑब्जेक्टिव, टू कोऑर्डिनेट विद द डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स, डेजिग्नेटेड एजेंसीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली इन परफॉर्मिंग द फंक्शंस दैट आर असाइन्ड टू इट अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, with the present state of development artificial intelligence can be effectively do which of the following। तो ये कुछ हो गई उसके applications, bring down electricity consumption, create meaningful short stories and songs, disease diagnosis, text to speech conversion, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं और यहाँ पर आपको एक आंसर चूज करना है। आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना और फिर इसके सही आंसर की हम बात करेंगे, ठीक है, कल के सेशन में। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, केरला के अंदर है, जो कि कंट्री का बेस्ट मेंटेन्ड टाइगर रिजर्व है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द 5th साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन कैरिड आउट बाय द सेंटर। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में जानना। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आज मैप प्रैक्टिस करना, तो आप मैप में जाकर इस टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, देखोगे। बाकी तो बातें मैं आपको बता ही देती हूँ। केरला में वेस्टर्न घाट्स में इट इज़ लोकेटेड। 1978 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया था, पूछा जा सकता है। और इसको नेम कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द पेरियार रिवर। और इसकी 2 मेन रिवर्स हैं, पंबा एंड पेरियार, दैट ड्रेन द रिजर्व। ये भी आपको रिवर्स इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड इट इज़ होम टू मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज, जिसके अंदर आता है मनस एंड पेलियंस। आई मे टेक द नेम रॉन्ग, बट आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ का नाम जरूर याद में रख लेना चाहिए। हिली एंड अनड्यूलेटिंग टेरेन है इसका, विद मैक्सिमम एल्टीट्यूड ऑफ 2016 मीटर। और रही बात अब केरला की, तो यहाँ पर अगर आप देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडियस टाइप की वेजिटेशन है। मतलब अगर किसी ने वेजिटेशन कवर करी है तो सबको पता ही है कि यहाँ पर कैसी वेजिटेशन मिलती है ना। 171 स्पीशीज ऑफ ग्रासेस यहाँ पर है। इंपॉर्टेंट फ्लोरा जैसे टीक, मैंगोज, रोजवुड, जामुन, बैम्बूज, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फना की बात करूँ तो एलिफेंट्स, वाइल्ड पिग्स, वाइल्ड डॉग्स, बार्किंग डियर, टाइगर, ये सब स्पीशीज हैं। 4
स्पीशीज, मेजर 4 स्पीशीज दैट आर फाउंड इन पेरियार टाइगर रिजर्व एट पेरियार, जो कि है लॉयन टेल मकाओ, नीलगिरी लंगूर, गोल्डन लंगूर, कॉमन लंगूर एंड बॉनेट मकाओ। ठीक है, तो इट हैज़ बीन कंसीडर्ड द हैबिटेट ऑफ नीलगिरी थार। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद में रख लेना। अब 2022 में देखो, एक कितना सिंपल सा सवाल था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसका मतलब आप कोई भी सिंपल सी चीज़ भी कर रहे हो कि आपको ये पता हो ये अथॉरिटी, ये बोर्ड, ये कमीशन, ये एजेंसी कौन से एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुई है, वो मालूम होना चाहिए। ऐसे मतलब सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है और आप अपने बकेट में एक क्वेश्चन लेके जा सकते हो, राइट। सो मेक श्योर ये चीज़ें कवर कर लिया करो। इसी के साथ जब हम बात कर ही रहे हैं 5th साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की, तो वो क्या कहती है, टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ी या कम हुई। लास्ट 4 years में टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ी है बाय 200 एंड इट रीच टू 3167 इन 2022। 2006 में देखो 1400 के आसपास, 2010 में 1700 के आसपास, फिर 2018 में अगर आप देखो तो 2900 के आसपास थे टाइगर की पॉपुलेशन, और 2022 में 3167। तो अगर मैं लास्ट 2 डिकेड्स की बात करूं तो टाइगर की पॉपुलेशन जो है, नंबर ऑफ टाइगर्स दे हैव ऑलमोस्ट डबल्ड। सबसे ज़्यादा 1161 ऑफ द इंडियन टाइगर्स आर नाउ इन सेंट्रल इंडिया। सबको लगता है वेस्टर्न घाट्स, बट वेस्टर्न घाट्स दे आर होम टू द लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, लेकिन अभी इट हैज़ शोन अ सिग्निफिकेंट फॉल इन द ऑक्यूपेंसी ऑफ टाइगर्स। तो वो सेकेंड नंबर पे आ जाता है, दैट इज 824 इन द वेस्टर्न घाट्स, फिर शिवालिक रेंज में 804, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 194, सुंदरबंस में 100। ठीक है, टाइगर ऑक्यूपेंसी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना स्टेट्स के अंदर भी डिक्लाइन हुई है। जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे उत्तराखंड, यूपी, दे हैव मोर टाइगर आउटसाइड रिजर्व्स एंड रिक्वायरिंग ऑफिशियल्स टू सेट अप द हैबिटेट कंजर्वेशन। अगर मैं यहाँ पे टाइगर के नंबर बढ़ने की बात कर रही हूँ तो सर्वे के हिसाब से 2018 से 2022 तक में 551 टाइगर डेथ्स हुई हैं, जिसमें से 208 वर एडल्ट्स। ठीक है, तो ये थी आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन। अब चलते हैं आपके अगले आर्टिकल की तरफ एंड हैव अ लुक ओवर इट, दैट इज रिगार्डिंग नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग, राइट। तो ये क्या है और कब आया ये मिशन और क्या किस प्रोग्राम के अंदर आता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। The detail of the villages covered under the मेरा गाँव मेरी धरोहर program of the National Mission for Cultural Mapping will be made available from May on the web portal। तो हम क्या बात कर रहे हैं इसको देखते हैं and let's have a look over it। ये basically आप इसको लिंक कर सकते हो with GS paper 1, GS paper 2 also। National Mission for Cultural Mapping, देख मेरा गाँव मेरी धरोहर, हुआ क्या है ना, अलग अलग विलेजेस हैं, बहुत मतलब आप सभी को पता है देयर आर लैक्स ऑफ विलेजेस इन द कंट्री। तो यहाँ पर हर एक विलेज की रूरल इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है दैट इज़ यूनिक। सो इन अ बिड टू हार्नेस दैट यूनिक कल्चरल हेरिटेज ऑफ द रूरल इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड एंड डॉक्यूमेंटेड मोर देन 1 लाख विलेजेस अक्रॉस द कंट्री। और ये जो इंटायर एक्सरसाइज है ना, इट इज़ कैरिड आउट अंडर दिस मेरा गाँव मेरी धरोहर प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है ऑफ नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग। कल्चरल मैपिंग क्या है? कल्चरल मैपिंग जो कल्चर है, द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कल्चरल एसेट्स ऑफ कल्चरल एसेट्स, आर्ट जिसमें आर्ट एक्सप्रेशंस, क्राफ्ट्स, विजडम, ट्रेडिशन, बहुत अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, राइट। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन और उसकी मैपिंग, right? So information about the ritual, social, economic status of the artists, craftsmen within the community, it is also of relevance and it is noted जब आप cultural mapping करते हो। तो इसके अंदर क्या है, जो villages हैं उनको 7 to 8 categories के अंदर categorize कर दिया है। कैसे? Based on their ecological aspect, development, historical significance सबकी हो सकती है, as well as their cultural
एस्पेक्ट, जैसे कुछ अपने टेक्सटाइल्स के लिए फेमस होते हैं, कुछ किसी प्रोडक्ट के लिए फेमस है, कुछ वहाँ पर कोई माइथोलॉजिकल इवेंट हुआ हो वैसे फेमस है। सो ऐसे विलेजेस को कैटेगराइज किया है इनटू 7 to 8 कैटेगरीज। जैसे इकोलॉजिकल कैटेगरी हो गई, जैसे भिश्नोई विलेज है इन द राजस्थान, इट इज़ वेरी फेमस फॉर लिविंग इन हार्मनी विद द नेचर, है ना। अलग अलग विलेजेस अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग सिग्निफिकेंस है उनका। तो देयर विल बी अ सर्वे, मैपिंग होगी ऑफ ऑल द विलेजेस दैट इज कैरिड एंड बाय द जॉइंट टीम्स। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की टीम रहेगी वहाँ पर, कॉमन सर्विस सेंटर्स होंगे, सभी सेंटर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सिटीजन्स इन्वॉल्व हैं इन शेयरिंग कि आपका विलेज, आपका ब्लॉक, आपकी डिस्ट्रिक्ट यूनिक क्यों है, दे विल ऑल्सो टेल अस, राइट। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी, अगर आप देखो, हाँ, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया ना, 2017 में लॉन्च हुआ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग, जिसमें आप एक कॉम्प्रीहेंसिव डाटाबेस को डेवलप करोगे ऑफ आर्ट फॉर्म्स, आर्टिस्ट एंड अदर रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री। गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ मोर देन 1 लाख विलेजेस एंड कल्चरल मैपिंग के अंदर विलेजेस को डिवाइड किया जाएगा इंटू 7 to 8 कैटेगरीज। कल्चरल मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया बजट ऑफ 469 करोड़ फॉर अ मिशन इन 2017 फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। ये मैंने आपको बता ही दिया कि डिटेल्ड फील्ड सर्वे वॉज कैरिड आउट बाय, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। और रही बात, जैसे मैंने आपको बताया अभी, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट प्लान्स टू कवर ऑल 6.5 lakh villages across the country and create special films like on 6500 village clusters showing their unique heritage। ठीक है जी, ये तो हो गई इसकी बात। अब चलते हैं आपके इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आर्टिकल पे, जिससे पहले आप एक क्वेश्चन देखोगे। सोमनाथ टेम्पल से एसोसिएटेड ये क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट्स हैं, आप ज़रूर पढ़ो। इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट सेशन, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक ओवर द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज रिगार्डिंग जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट का एम है टू सीक्वेंस 10,000 जीनोम्स बाय द एंड ऑफ 2023। ये ज़रा सुनना पहले ध्यान से। एक तो अगर आपको पहले ये जानना है कि कौन से पेपर से लिंक करता है, वो मैंने आपको बता ही दिया था, जीएस पेपर 3 से इसको लिंक कर सकते हो आप। गवर्नमेंट का एम है 10,000 जीनोम की सीक्वेंसिंग बाय द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 2023 तक, अंडर द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। और अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सेड अंडर द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट 7,000 genomes have been sequenced, 3,000 are already available for public access, जिनकी अभी सीक्वेंसिंग करनी है। अब क्या है ये बात, देखो, इंडिया पॉपुलेशन है ऑफ अराउंड 1.3 बिलियन, राइट। बहुत से डाइवर्स पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं जिनकी अपनी यूनिक जेनेटिक वेरिएशंस हैं, एंड दीज ग्रुप्स हैव डिसीज कॉजिंग म्यूटेशंस ऑल्सो दैट कैन नॉट बी कंपेयर टू द अदर पॉपुलेशन। तो आप जब एक डेटाबेस प्रिपेयर करोगे ऑफ द इंडियन जीनोम, तो रिसर्चर्स जो हैं दे कैन लर्न अबाउट जो जेनेटिक वेरिएंट्स हैं और उस हिसाब से दे कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू क्रिएट ड्रग्स, टू क्रिएट थेरेपीज, है ना। अब इंडिया में कितने पॉपुलेशन है, अगर मैं कुछ पॉपुलेशन, कुछ ग्रुप सिलेक्ट करूं और फिर वहाँ से जो जेनेटिक वेरिएशंस जो होते हैं, अगर मैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करूं इस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर से, ये यही बात है। तो जब आपको जो पता चलेगा, सो बाय क्रिएटिंग दैट डेटाबेस, एज यू नो दैट देयर आर जेनेटिक वेरिएशंस, देयर आर डिसीज कॉजिंग म्यूटेशंस, तो उसको एंड दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द अदर पॉपुलेशन, राइट। सो यहाँ पर उन इंडियन जीनोम से रिसर्चर्स उस इंफॉर्मेशन को यूज करके, जैसे कैंसर जैसी बीमारी या कोई भी एनी अदर डिसीज, यू कैन कम अप विद दी पर्सनलाइज्ड ड्रग्स एंड थेरेपीज, जिसमें हम बात करते हैं ना जैसे प्रिसीजन हेल्थ केयर की। सो ये प्रोजेक्ट जो है इट विल हेल्प इन दैट टू एंटिसिपेट, राइट, जीनोम्स जो है। दिस प्रोजेक्ट ओवरऑल जो ये जो प्रोजेक्ट है, इट विल एम टू डेवलप पर्सनलाइज मेडिसिन बेस्ड ऑन द पेशेंट्स जीनोम्स, राइट। तो यहाँ पर हम प्रिसीजन हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जब हम जीनोम कर रहे हैं, तो जीनोम होता क्या है ये भी पता होना चाहिए। कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। द जीनोम कंसिस्ट ऑफ दैट 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम।
लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबको पता है हमारा डीएनए है, राइट? सो जीनोम इज स्टोर्ड इन दीज लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए एंड द जीनोम्स कंसिस्ट ऑफ दीज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. जीनोम बेसिकली कंटेन करता है ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड फॉर एन इंडिविजुअल टू डेवलप एंड फंक्शन. तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है जीनोम सीक्वेंसिंग की. एक पैन इंडिया इनिशिएटिव जो कि फोकस कर रहा है ऑन जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन अक्रॉस इंडिया. डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया 2020 में, जहां पर ये गोल है टू स्टार्ट विद एंड एग्जीक्यूट होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ 10,000 इंडिविजुअल्स. एम क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया है. And this initiative is funded by Department of Biotechnology to sequence at least 10,000 Indian genomes in phase 1. ठीक है, तो ये है आपका जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट. अब जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं तो 2017 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, तो ये आप ज़रा इस क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करना एंड ट्राई टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन. उसके बाद फिर मैं इसको कल आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी कि इसका सही आंसर क्या है. जैसे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की आपको सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए. एग्रीकल्चर के अंदर इंटरनेशनल कॉपरेशन में क्या क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, कोई भी आइडिया लगा सकते हो. तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. रही बात नेक्स्ट आर्टिकल की, दैट इज 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, राइट? तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है, दैट इज 7 अप्रैल. ठीक है, अब उसके बाद थीम पता होनी चाहिए. थीम क्या है वो भी देख लेते हैं. हेल्थ फॉर ऑल, ये थीम है. आइडिया ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे वॉज कंसीव्ड एट द फर्स्ट हेल्थ असेंबली इन 1948. इट केम इनटू इफेक्ट इन 1915. एजेंडा क्या है सबको पता है, टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द पीपल टुवर्ड द हेल्थ टॉपिक एंड जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है उनके लिए अवेयरनेस लोगों में जनरेट करना. तो हेल्थ फॉर ऑल जो है वो इसका थीम रही है. एंड वर्ल्ड हेल्थ डे की एम क्या है, एम यही है, जैसे अभी इंडिया ने ऑन द वर्ल्ड हेल्थ डे हेल्थ कैम्प एंड अ फ्लैश मॉब वाज ऑर्गेनाइज, ताकि लोगों को अवेयरनेस जनरेट हो अबाउट जैसे इतने हार्ट अटैक होते हैं, जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है अमंग द पब्लिक, अवेयरनेस होना. प्रमोट हेल्थ इक्विटी बाय एड्रेसिंग द डिस्पैरिटीज, एनकरेज कोलैबोरेशन, ये इसका एम है. हाईलाइट द प्रोग्रेस इन इम्प्रूविंग द हेल्थ आउटकम्स, रिड्यूसिंग मतलब लोगों को एजुकेट करना कि गुड हेल्थ ज़रूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्थ केयर सर्विसेज की हर कोई एक्सेस कर पाए. रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ डिसीजेज इन द डिसएडवांटेज कम्युनिटीज एंड द लो मिडिल इनकम कंट्रीज. रही बात यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये आप मुझे बताओगे कि इट वॉज फाउंडेड इन, पहला सवाल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये 2 बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. ये सेशन के लिए इतना ही. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. सेशन अच्छा लगता है तो क्या करना है, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. और ये मत सोचो सेशन ख़त्म हो गया है, एक क्वेश्चन रह गया है. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी व्हाट इज़ भुवन रिसेंटली इन न्यूज़ 2010 में पूछा था. पर्पस ये है आपको ये बताना कि टर्म कोई भी न्यूज़ में हो आपको पता होना चाहिए वो टर्म किससे एसोसिएटेड है, राइट? इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन में देना. दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़ signing off. We'll meet you in the next session. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes.